हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको फिर से समष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 2 से फिर से कंटिन्यू करूँगी। कल हमने आपको कुछ इसमें परिभाषाएं बताई थीं, अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताई थीं। आशा है कि आपको वो परिभाषाएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज हम उसके आगे राष्ट्रीय आय लेसन को कंटिन्यू करेंगे। राष्ट्रीय आय में हम राष्ट्रीय आय का लेखांकन में कैसे होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत संकल्पनाएं हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने वाले अर्थशास्त्रियों में अग्रणी एडम स्मिथ ने अपने सबसे महत्वपूर्ण कृति को एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन का नाम दिया। किसी राष्ट्र की आर्थिक संपत्ति का सृजन कैसे होता है, देश अमीर और गरीब कैसे बनते हैं, ये अर्थशास्त्र के कुछ केंद्रीय प्रश्न हैं। ऐसा नहीं है कि जिन देशों को खनिज अथवा वन अथवा अधिक उपजाऊ भूमि जैसी प्राकृतिक संपदा उपहार स्वरूप प्रकृति से प्राप्त हुई है वे देश के प्राकृतिक रूप से सबसे धनी हैं। वास्तव में संसाधन संपन्न अफ्रीका और लैटिन अमेरिका विश्व के सबसे गरीब देश हैं, जबकि अनेक समृद्ध देशों के पास कोई प्राकृतिक संपदा नहीं है। एक समय था जब प्राकृतिक संसाधनों के कब्जे को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन तब भी उत्पादन प्रक्रम के द्वारा संसाधन का रूपांतरण होता था। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, कपास उत्पादक किसान धागा तैयार करने वाली मिल को कपास बेचते हैं, जहां कपास से धागे तैयार किए जाते हैं। इन धागों को कपड़ा मिल को विक्रय किया जाता है, जहां उत्पादन प्रक्रम के द्वारा इसका रूपांतरण कपड़े में होता है तथा इस कपड़े को अन्य उत्पादन प्रक्रम के द्वारा पहनने योग्य कपड़े में रूपांतरित किया जाता है। अब यह कपड़ा उपभोक्ताओं को अंतिम उपयोग हेतु विक्रय के लिए तैयार होते हैं। अतः वस्तु की ऐसी मद या प्रकार जिनका अंतिम उपयोग उपभोक्ताओं के द्वारा होता है, अर्थात जिन्हें पुनः उत्पादन प्रक्रम के किसी चरण से गुजरना नहीं पड़ता है अथवा जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अंतिम वस्तु कहते हैं। उत्पादन का प्रवाह, अब इसके बारे में जानिए। अब उत्पादन के इस प्रवाह पे विचार कीजिए। उत्पादन के इस प्रवाह की उत्पत्ति कैसे होती है? उत्पादन के प्रवाह का सृजन करने के लिए लोग अपनी ऊर्जाओं को एक सामाजिक और तकनीकी ढांचे के अंतर्गत प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण में एक साथ लगाते हैं। हमारी आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के इस प्रवाह की उत्पत्ति लाखों छोटे बड़े उद्यमों के द्वारा वस्तु और सेवा के उत्पादन से होता है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों को नियोजित करने वाले बड़े बड़े निगमों से लेकर एकल उद्यमी व्यवसाय शामिल हैं। लेकिन उत्पादन के बाद इन वस्तुओं का क्या होता है? हर वस्तु के उत्पादकों को अपने निर्गत को बेचने की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए पिन अथवा बटन जैसे लघुतम मदों से लेकर वायुयान, ऑटोमोबाइल, बड़ी मशीनरी अथवा कोई विक्रय योग्य सेवा जैसे डॉक्टर, वकील अथवा वित्तीय सलाहकार की सेवा तक सभी जो है ये इसमें बेचने की प्रवृत्ति होती है। अब आता है राष्ट्रीय आय। इसकी परिभाषा क्या है? राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में उस देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि देश की प्रगति को जानने में मदद देती है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार किसी देश की श्रम और पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रोफेसर पीगू के अनुसार राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वो भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है और जिसे मुद्रा के रूप में माप हो सकता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वर्ष भर में देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं।
राष्ट्रीय आय नापने के लिए कुछ संकेतों का प्रयोग जैसे जीडीपी, जीएनपी आदि का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसमें केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही लिया जाता है। अंतिम वस्तु वो वस्तु है जो उपभोग कर ली जाती है और जिसका उपयोग अन्य वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता। सकल घरेलू उत्पाद में यह आवश्यक नहीं है कि उत्पादन देश के नागरिकों के द्वारा ही हो। उसमें कुछ भाग उन विदेशियों की उत्पादक सेवाओं का परिणाम हो सकता है जिन्होंने अपनी पूंजी तथा तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके देश में कुल उत्पादन के कुछ भाग का उत्पादन किया है। नेक्स्ट आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। किसी भी देश में एक निश्चित समय अथवा एक वित्त वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तु, यहाँ देश के नागरिकों के द्वारा है, देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी कहते हैं। जीएनपी के अंतर्गत यदि कोई भारतीय व्यक्ति किसी अन्य देश में रहकर व्यापार या जॉब करता है जिसके बाद वो अपने लाभ को भारत में भेजता है तो इस लाभ को जीएनपी में जोड़ा जाता है। इसके विपरीत यदि विदेशी कंपनी या कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में व्यापार या जॉब करके अपने लाभ को भारत से बाहर भेजता है तो इस लाभ को जीएनपी में से घटाया जाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद में से ह्रास व्यय जो घाटे का व्यय है उसको घटाकर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात किया जाता है। इसका सूत्र है शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस घिसावट। निवल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको एनएनपी शॉर्ट में कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। निवल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से मूल्य ह्रास व्यय, चल पूंजी का प्रतिस्थापन व्यय, अचल पूंजी का मूल्य ह्रास, मरम्मत और प्रतिस्थापना के लिए किया गया व्यय, कर, बीमे के प्रीमियम आदि को घटाना होता है। गणितीय समीकरण इसका है एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस ह्रास, ह्रास मतलब घिसावट। इसे शुद्ध राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना विधि। इसकी गणना करने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है उत्पादन गणना विधि। इस विधि में देश के सभी प्रकार के उत्पादकों का कुल उत्पादन किया जाता है। कुल उत्पादन ज्ञात करने के लिए वे समस्त वस्तुएं व सेवाएं जिनका विक्रय किया गया है, स्वयं प्रयोग की गई वस्तुएं तथा बचे हुए स्टॉक को जोड़ दिया जाता है। कुल उत्पादन में से ह्रास या अप्रचलन घटाकर शुद्ध उत्पादन ज्ञात कर लिया जाता है। सभी उत्पादकों के शुद्ध उत्पादन के योग में समस्त राष्ट्र का वास्तविक कुल घरेलू उत्पादन तथा शुद्ध विदेशी आय जोड़ देने से कुल राष्ट्रीय लाभांश ज्ञात हो जाता है। इस रीति के अंतर्गत एक वर्ष में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के मौद्रिक मूल्य का योग निकाला जाता है तथा देश के वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इस विधि को वस्तु सेवा गणना विधि भी कहा जाता है। इस विधि का मुख्य दोष ये है कि इसमें कभी कभी वस्तुओं की दोहरी गणना हो जाती है। दूसरे, इस रीति के अनुसार सेवाओं का मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है। दूसरी विधि है आय गणना विधि। इस विधि में देश के सभी व्यक्तियों की आय ज्ञात करके उन्हें जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार कुल राष्ट्रीय आय ज्ञात हो जाती है। इस विधि को प्रयोग में लाने के लिए जो व्यक्ति आयकर देते हैं उनकी आय तो आयकर विभाग से मालूम कर ली जाती है और जो लोग आयकर नहीं देते उनकी आय पारिवारिक बजट व अन्य सूचनाएं एकत्रित करके की जाती हैं। परंतु जो व्यक्ति आयकर नहीं देते उनके संबंध में वास्तविक जानकारी प्राप्त करना एक कठिन कार्य है, इसलिए आय का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। तीसरा है व्यय गणना रीति। इस रीति के अनुसार सभी नागरिकों के द्वारा किया गया व्यय और बचत को जोड़ दिया जाता है। यही जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाता है। इस बात को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि व्यक्तिगत आय बराबर उपभोग व्यय प्लस बचतें या राष्ट्रीय आय बराबर राष्ट्रीय उपभोग व्यय प्लस राष्ट्रीय बचतें। किसी देश का विनियोग राष्ट्रीय बचत पर निर्भर होता है या बचतों के बराबर होता है, इसलिए इस रीति को उपभोग विनियोग रीति भी कहा जाता है। इस विधि की सबसे बड़ी कमी यह है कि देश के सभी व्यक्तियों के उपभोग व्यय संबंधी आंकड़ों और बचतों का सही जानकारी
प्राप्त नहीं हो पाती है। इस कारण राष्ट्रीय आय की गणना करना कठिन होता है। फोर्थ है मिश्रित विधि। इस विधि के समर्थक डॉक्टर VKRV राव हैं। इस प्रणाली में उत्पादन गणना रीति व आय गणना रीति दोनों को मिला जुला उपयोग किया जाता है। कृषि, खनिज तथा उद्योगों के क्षेत्र में उत्पादन गणना रीति और व्यापार, परिवहन, प्रशासनिक सेवाओं व अन्य सेवाओं आदि के क्षेत्र में आय गणना रीति का उपयोग किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय आय समिति ने इसी गणना विधि का प्रयोग किया था। इस मिली जुली विधि का प्रयोग हमारे देश के लिए उपयुक्त है। अब GDP, GNP, NNP का मतलब क्या होता है ये बता रहे हैं। किसी भी देश के विकास का स्तर का मापन उसकी अर्थव्यवस्था के आधार पर किया जाता है और अर्थव्यवस्था के आधार पर ही ये तय किया जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है या घट रही है। हालांकि इसके लिए अर्थशास्त्रियों ने कई प्रकार के नियम बनाए हैं जिसके आधार पर देश की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जैसे कि GDP का इस्तेमाल देश की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए किया जाता है। GNP के अंतर्गत घरेलू व्यवसायों द्वारा निर्मित सभी उत्पादों के मूल्य की गणना की जाती है और NNP को किसी देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित माल और सेवाओं की गणना की जाती है। तो आज हम राष्ट्रीय लेखांकन में आपको इतना ही बताएंगे। संबंधित फॉर्मूले आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे।